ईडी का काम है हेडलाइन बटोरना, दबाव बनाना, मीडिया ट्रायल करवाना, ताकि लोग डर के और समझौता कर लें रूलिंग पार्टी के साथ। क्योंकि एक बार रेड होता है, कभी अरेस्ट भी होता है, उसके बाद कुछ होता नहीं है, सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी। बड़े प्रमुख नाम हैं, हेमंत विश्वा शर्मा हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, मुकुल रॉय हैं, दुष्यंत सिंह हैं। कहा क्या हुआ इनके केसेस का? कभी आपने सुना कि ईडी ने इनको समन किया है? कभी आपने देखा कि कोई चार्जशीट किया गया है? तो ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ये अब जग जाहिर है। और 2014 के बाद से जो नेताओं के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, 95% कार्रवाई अपोजिशन के नेताओं के ऊपर हुई है। लेकिन कुछ पोस्टर आपके राजनीतिक विरोधियों की तरफ से भी लगाए गए हैं। एक पोस्टर हमने देखा, उसमें ये पूछा जा रहा है कि भाई आपका प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, तंज कसा गया है। तो आज बात यह है कि इस देश को संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा या नहीं चलना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था भारत का, महात्मा गांधी का सपना था, सरदार पटेल जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया था इस देश को वो मानचित्र देने का, जिस मानचित्र में आज हम और आप रह रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तेवर, भगत सिंह की कुर्बानी। और आप जानते हैं भगत सिंह सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे, क्रांतिकारी विचारधारा वाले भी थे। तो क्या इनके सपनों का भारत होगा या गोडसे के सपनों का भारत होगा? आज बात यह है। और मैं पूरी जिम्मेवारी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज गोडसे को महापुरुष बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर सर हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी दूसरी पारी शुरू की है, राजनीतिक पारी। इंटरव्यू का सवाल होता, इंटरव्यू की शुरुआत होती विपक्षी दलों की बैठक से जुड़े सवाल पर। लेकिन अभी अभी जो खबर आई है कि विपक्षी दलों की बैठक से ठीक एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी के साले कारू सिंह के घर पर ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी सुबह से चल रही है। तो जाहिर है इंटरव्यू की शुरुआत उसी सवाल से होगी, क्योंकि ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी और ख़ासकर बिहार में हो तो बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ जाती है। इसके अपने राजनीतिक मायने भी होते हैं। उसके बाद विपक्षी दलों की बैठक से जुड़े सवाल भी करेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल यही होगा, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, और उनके करीबी के घर पर ईडी और इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, बेगूसराय में छापेमारी चल रही है। कैसे देखते हैं? देखिए अभिषेक जी, ईडी की छापेमारी कल महाराष्ट्र में भी हुई थी और उसके बारे में भी सोशल मीडिया में काफ़ी खबरें आई। तो ये कुछ ऐसा नहीं, अजूबा नहीं है, ये एक पैटर्न बन गया है। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा ईडी के संबंध में कि ईडी पीएमएलए कानून को एनफोर्स करती है। पीएमएलए कानून सबसे पहले 2002 में आया था, उसके बाद 2005 में उसका संशोधन हुआ और ये एक बहुत ही सशक्त कानून है। और 2005 से लेकर आज तक ईडी ने 5,900 करीब 6 केसेस रजिस्टर किए हैं, उसमें सिर्फ 25 केस का क्लोज़र हुआ है, जो 0.42% है। अब आप बताइए, अगर किसी थाने का एसएचओ अगर ये प्रोग्रेस दे तो आप पत्रकार हैं, आपको भी पता है वो सस्पेंड हो जाएगा। जबकि ये कानून ईडी को इतना पावर देता है कि यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जिस आदमी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उसकी जिम्मेवारी होती है ये प्रूव करने के लिए कि जो संपत्ति उसने अर्जित की है वो गलत ढंग से नहीं किया हो।
नॉर्मली ये एजेंसीज को प्रूव करना होता है, यहाँ पर ये उल्टा है इस कानून में। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण ताकत जो ईडी को है वो है कि ईडी के ऑफिसर के सामने जो कन्फेशन है वो कोर्ट में एडमिसिबल है। और देखिए, हमने पुलिस में नौकरी की है और हमेशा हम लोगों का एक ख्वाब रहता था कि एक ऐसा कानून हो जो पुलिस ऑफिसर के सामने दिया हुआ कन्फेशन कोर्ट में एडमिसिबल हो। तो ये दोनों इतना ईडी को शक्ति देता है कि इनकी क्लोजर रिपोर्ट और पनिशमेंट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आज ईडी लोगों को पनिश करने के लिए नहीं कर रही है, अपराधियों को सजा दिलवाने का काम नहीं कर रही है। ईडी का काम है हेडलाइन बटोरना, दबाव बनाना, मीडिया ट्रायल करवाना, ताकि लोग डर के और समझौता कर लें रूलिंग पार्टी के साथ। क्योंकि एक बार रेड होता है, कभी अरेस्ट भी होता है, उसके बाद कुछ होता नहीं है, सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्या इस छापे और जी जी इसमें एक बात और बता दें, और मैं ये बात फिर क्यों कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी। बड़े प्रमुख नाम हैं, हेमंत विश्वा शर्मा हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, मुकुल रॉय हैं, दुष्यंत सिंह हैं। कहा क्या हुआ इनके केसेस का? कभी आपने सुना कि ईडी ने इनको समन किया है? कभी आपने देखा कि कोई चार्जशीट किया गया है? तो ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ये अब जग जाहिर है। और 2014 के बाद से जो नेताओं के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, 95% कार्रवाई अपोजिशन के नेताओं के ऊपर हुई है। क्या इस छापेमारी को टाइमिंग से भी जोड़ना चाहेंगे? टाइमिंग को भी देख रहे हैं, कल विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है और उसके बाद आज ये छापेमारी, या टाइमिंग से फिर कोई लेना देना नहीं? नहीं, टाइमिंग से सब कुछ लेना देना है। और आजकल तो इतना ट्रांसपेरेंसी हो गया है कि इनके एक्शन में, कि आप सुबह कुछ बोलिए और शाम में रेड होता है। पहले तो थोड़ा बहुत एक सम्मान बनाए रखना, एक कोशिशें एजेंसीज करती थी कि कम से कम लोग उस पर उस तरह से उंगली नहीं उठाएं। और आज देखिए, लोग सीबीआई की चर्चा नहीं करते हैं, सब जगह ईडी की चर्चा होती है। और ईडी का जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो सीबीआई से 1/3 है, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ईडी की जो छापेमारी होती है कहीं भी, तो उसका मतलब आज जनता भी समझ रही है, पत्रकार भी समझ रहे हैं, और खबरें भी ऐसे ही बनती हैं। कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है देश की सियासत के लिए। विपक्षी दलों की बैठक जिसकी मेज़बानी बिहार कर रहा है, और ख़ासकर जिस पार्टी से आप आते हैं उस पार्टी के सब सुप्रीमो लालू यादव कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस विपक्षी दलों की बैठक के मेज़बान हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री आज ही बिहार आ रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये बैठक? क्या मैसेज जाने वाला है देश को और ख़ासकर बीजेपी को, जिनसे आपकी लड़ाई है? देखिए, पहली बात कि बिहार क्रांति की भूमि है। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए देश में और अपने लिए एक राजनीतिक भूमिका तलाश रहे थे, तब उन्हें बिहार की भूमि ने बुलाया, और नील्हे किसानों के नेताओं ने उन्हें बार बार आग्रह करके बुलाया। और इसी चंपारण से मोहनदास करमचंद गांधी आगे चलकर महात्मा गांधी बने। लोकनायक जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा यही दिया। तो जब भी अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ बिहार ने आवाज़ उठाई है, और यही इसीलिए ममता जी ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि ये मीटिंग बिहार में होनी चाहिए। इसका एक बड़ा सिंबॉलिक वैल्यू है। सर, आखिरी सवाल होगा। बीजेपी बार बार पूछ रही है कि आखिरकार इस बाराती का दुल्हा कौन है, प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। और आज एक पोस्टर भी हमने देखा पटना की सड़कों पर लगे। वैसे तो पटना को पोस्टरों से पाट ही दिया गया है, अलग अलग रंग हैं। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं की तस्वीर है, महागठबंधन की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं, नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से। लेकिन कुछ पोस्टर आपके राजनीतिक विरोधियों की तरफ से भी लगाए गए हैं। एक पोस्टर हमने देखा, उसमें पूछा जा रहा है कि भाई आपका प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, तंज कसा गया है। तो दूसरी तरफ से
महागठबंधन या विपक्ष के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि वो तो हम आपस में सरफटुअल करके तय कर लेंगे। ये बड़ा सवाल नहीं है कि दुल्हा कौन होगा, चेहरा कौन होगा? देखिए अभिषेक जी, आप गंभीर पत्रकार हैं, इसलिए मैं भी गंभीर इसका जवाब दूंगा। ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई विचारधारा की है, भारत के भविष्य की है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लड़ाई बीजेपी की और विपक्ष की विचारधारा की लड़ाई है। आज बात यह है कि इस देश को संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा या नहीं चलना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था भारत का, महात्मा गांधी का सपना था, सरदार पटेल जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया था इस देश को वो मानचित्र देने का जिस मानचित्र में आज हम और आप रह रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तेवर, भगत सिंह की कुर्बानी। और आप जानते हैं भगत सिंह सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे, क्रांतिकारी विचारधारा वाले भी थे। तो क्या इनके सपनों का भारत होगा या गोडसे के सपनों का भारत होगा? आज बात यह है। और मैं पूरी जिम्मेवारी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज गोडसे को महापुरुष बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और बाहर में जब आप जाते हैं, G20 का आपने लोगो देखा होगा, उसके नीचे वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है। जब प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और देश में 80 और 20 की बात होती है, और 80 कौन है और 20 कौन है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो विभाजन की राजनीति है, जब हम अंग्रेज़ों को ब्लेम करते हैं कि वो डिवाइड एंड रूल करते थे, तो आज क्या हो रहा है? देश इस समय खतरे में है। और इसलिए ये लड़ाई किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है कि आने वाले भारत का स्वरूप क्या होगा, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो किस तरह के समाज में रहेंगी। और भारत एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता, समाज में एकजुटता, ये हमारे खून में है, हमारे इतिहास में है, हमारे समाज में। वो बीजेपी की नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह से नकार देगी, और विपक्ष की जो सकारात्मक राजनीति है जिसमें कि जनता के मूलभूत विषयों को उठाया जा रहा है, गरीबी को, भ्रष्टाचार को, बेरोजगारी को, इन चीज़ों की बात हो रही है, इस बात के साथ आज की जनता खड़ी होगी। चलिए, हमारे साथ माफ़ कीजिएगा, तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर सर थे। और जाहिर तौर पर एक तरफ ईडी और इनकम टैक्स की रेड हो रही है नीतीश कुमार के करीबी मंत्री के करीबी के घर पर, दूसरी तरफ अब से कुछ ही घंटों के बाद बिहार में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। इन सवालों पर बातचीत, इस इंटरव्यू में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।